वेलकम बैक। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको कार्नोट्स इंजन की रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नोट्स इंजन के बारे में बताया। कार्नोट्स इंजन की रिवर्सिबिलिटी का कंडीशन क्या है, कब कार्नोट्स इंजन हमारा रिवर्सिबल कहा जाएगा, कोई भी इंजन हमारा रिवर्सिबल कब कहा जाएगा, उन कंडीशंस के बारे में हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया। हमने आपको इफिशियंसी के बारे में बताया, कार्नोट्स इंजन क्या है उसके बारे में, उसकी वर्किंग इफिशियंसी, उसकी वर्किंग, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वर्किंग का हमने फाइंड कराया। उसके आधार पे हमने आपको इफिशियंसी का एक्सप्रेशन फाइंड कराया। इफिशियंसी इन द टर्म ऑफ हीट, इफिशियंसी इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड सिमिलरली उसी प्रकार से हमने इफिशियंसी इन द टर्म ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो, ये भी हमने आपको फाइंड कराया। फिर हमने आपको कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताया, रिवर्सिबल इंजन एंड इरिवर्सिबल इंजन के बारे में बताया। फिर हमने आपको रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नोट्स इंजन के बारे में बताया। तो इसके बाद हमने जो इफिशियंसी का एक्सप्रेशन फाइंड किया था, उसके आधार पे कुछ न्यूमेरिकली प्रॉब्लम है जिसको हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। कार्नोट्स इंजन से रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकली प्रॉब्लम हैं अलग अलग कंडीशंस के, उन सारे न्यूमेरिकली प्रॉब्लम को हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हमने देखा कि कार्नोट्स इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो केवल डिपेंड करती है टेम्परेचर लिमिट पे। टेम्परेचर लिमिट यानी जिस टेम्परेचर लिमिट के अंतर्गत हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है वो कार्य करता है, यानी कार्नोट्स इंजन जिस टेम्परेचर लिमिट के अंतर्गत हमारा कार्य करेगा उसी टेम्परेचर लिमिट पे उसकी इफिशियंसी डिपेंड करती है। टेम्परेचर लिमिट का मतलब है कि जिस ताप सीमा के अंतर्गत, यानी कहने का मतलब है कि जैसे हम कह दें कि कोई भी इंजन है वो 400 केल्विन और 200 केल्विन के बीच में कार्य करता है, तो 400 केल्विन और 200 केल्विन में कार्य करता है। अब हमको यहाँ सोर्स और सिंक का टेम्परेचर नहीं पता है कि कौन सा सोर्स का टेम्परेचर या सिंक का। तो जब न्यूमेरिकली प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड इतना काम करता है, हमारा सेंस ये कहता है कि सोर्स का मतलब है कि हॉट सोर्स, हॉट बॉडी, यानी जिसका टेम्परेचर मैक्सिमम हो दैट मीन्स वो सोर्स है। जिसका टेम्परेचर मिनिमम है दैट मीन्स वो क्या है, टेम्परेचर मिनिमम है, यानी वो कोल्ड बॉडी है इन द कंपेरिजन टू अदर बॉडी, दूसरे बॉडी की अपेक्षा वो कोल्ड है, इसका मतलब वो क्या है, सिंक है। तो सिंपली जब न्यूमेरिकली प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम में जो जैसे हमको टेम्परेचर दिया है उसमें हमको कहे या ना कहे कि सोर्स का टेम्परेचर या सिंक का टेम्परेचर, ऐसा कहे या ना कहे, जिस टेम्परेचर की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी उसको हम सोर्स का टेम्परेचर मानेंगे, जिस टेम्परेचर की वैल्यू कम रहेगी उसको हम सिंक का टेम्परेचर कंसीडर करेंगे, ठीक ना। और क्वेश्चन को आसानी से आप पढ़ेंगे और आपको आंसर, क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको पता चलेगा कि हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे कि हमको जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जैसे कह रहा है, ए कार्नोट्स इंजन टेक्स इन 100 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स। ए कार्नोट्स इंजन टेक्स इन 100 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स, यानी कार्नोट्स इंजन है जो कि 100 कैलोरी हीट वो लेता है, कहाँ से, सोर्स से, फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर 400 केल्विन। एट टेम्परेचर 400 केल्विन, यानी कार्नोट्स इंजन है जो कि 100 कैलोरी हीट लेता है सोर्स से एट टेम्परेचर 400 केल्विन, यानी सोर्स का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 400 केल्विन है। 400 केल्विन पे सोर्स से वो 100 कैलोरी हीट लेता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक। आगे कह रहा है एंड गिव्स ऑफ 40 कैलोरी ऑफ हीट, एंड गिव्स ऑफ 40 कैलोरी हीट टू द सिंक, और 40 कैलोरी हीट वो क्या करता है, सिंक को देता है। तो सिंपल सी बात है, पीछे हमने आपको बताया है, कार्नोट्स इंजन में आपको बताया गया कि द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब Q1 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्टेड Q2 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सिंक, ठीक ना। सिंक पे Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता है और Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स पे एब्जॉर्ब करता है। तो इसके आधार पे यहाँ उसी के आधार पे हम यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कार्नोट्स इंजन टेक्स इन 100 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स, यानी 100 कैलोरी हीट वो सोर्स से लेता है। तो सोर्स से जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करते तो हम मानते हैं उसको क्या है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमें एब्जॉर्ब, हमने पढ़ा है, हमने कहा कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है। यहाँ Q1 की वैल्यू क्या होगी, दिया गया है 100 कैलोरी, ठीक ना। आगे कह रहा है एट द टेम्परेचर 400 केल्विन, यानी सोर्स का टेम्परेचर भी हमको दिया गया है। T1 की वैल्यू, यानी सोर्स के टेम्परेचर को डिनोट किससे करते हैं, T1 से। T1 इज इक्वल टू 400 केल्विन हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है एंड गिव्स ऑफ 40 कैलोरी हीट टू द सिंक, और सिंक को 40 कैलोरी हीट देता है, ठीक। यानी सिंक पे 40 कैलोरी हीट रिजेक्ट होती है, 40 कैलोरी हीट सिंक पे रिजेक्ट होती है। इसका मतलब जो हीट रिजेक्ट होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं,
Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड एट द सिंक, तो Q2 से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया Q2। Q2 इज इक्वल टू कितना हो गया 40 कैलोरी, किसको रिप्रेजेंट करेगा Q2 अमाउंट ऑफ हीट को, ठीक ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, यानी सिंक का ताप क्या है, सिंक का टेम्परेचर क्या है, ये हमको निकालना है। एंड इफिशियंसी ऑफ इंजन, और इंजन की इफिशियंसी और इंजन की क्षमता हमको निकालनी है। ध्यान से देखिए, हम कार्नोट्स इंजन की इफिशियंसी इन द टर्म ऑफ हीट एंड इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर दोनों जानते हैं, ठीक। तो हम हीट के अकॉर्डिंगली भी निकाल सकते हैं, हमको सोर्स हीट के अकॉर्डिंगली हम जानते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस Q2 बाई Q1, वेयर Q2 इज द हीट रिजेक्टेड एट द सिंक एंड Q1 इज द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, ठीक ना। यानी हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स और हीट रिजेक्टेड एट द सिंक, यानी सिंक और सोर्स पे जो हीट रिजेक्ट और एब्जॉर्ब होती है उसकी वैल्यू हमको पता है, तो हम आसानी से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो हम इसके आधार पे इसकी इफिशियंसी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इफिशियंसी हम हीट के टर्म में, हमको इफिशियंसी का फार्मूला पता है, उसके आधार पे भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको निकालना है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक का टेम्परेचर क्या है। सिंक का टेम्परेचर जब हमको मिल जाएगा तो हम आसानी से सिंक के टेम्परेचर और सोर्स के टेम्परेचर के आधार पे भी इफिशियंसी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट, जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। गिवन दैट दिया है Q1 इज इक्वल टू 100 कैलोरी, Q2 इज इक्वल टू दिया है 40 कैलोरी। कैसे हम जाने, कह रहा है सोर्स से 100 कैलोरी हीट लेता है, ठीक। तो हम जानते हैं कि सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब द Q1 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है, इसलिए ये 100 कैलोरी हीट सोर्स से ले रहा है। सोर्स की द्वारा सोर्स से जो हीट लेगा उसकी वैल्यू को हम Q1 से डिनोट करते हैं, इसलिए Q1 इज इक्वल टू 100 कैलोरी लिखा। यहाँ लिख रहा है 40 गिव जब 40 कैलोरी हीट टू द सिंक, सिंक को 40 कैलोरी हीट रिजेक्ट का यानी कि देता है। तो हम जानते हैं Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिंक, हम जानते हैं Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट की जाती है। हम वर्किंग सब्सटेंस यानी कहने का मतलब जो वर्किंग पढ़ रहे थे कार्नोट्स इंजन की इफिशियंसी का फार्मूला, इफिशियंसी का एक्सप्रेशन जब हम फाइंड कर रहे थे तो हमने वहाँ माना था Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड एट द सिंक। तो यहाँ जो सिंक पे रिजेक्ट हो गई, जितने अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगी उसको Q2 से डिनोट करते हैं, इसलिए Q2 जो होने वाले 40 कैलोरी, ठीक है। यहाँ कह रहा है एट टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर यहाँ दिया है एट टेम्परेचर 400 केल्विन, सोर्स के लिए दिया है, इसलिए T1 इज इक्वल टू 400 केल्विन, ये हम कंसीडर करेंगे। और T2 की वैल्यू हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। T2 की वैल्यू को हमको फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, और हमको इफिशियंसी फाइंड करना है, ठीक ना। इफिशियंसी और टेम्परेचर ऑफ सिंक हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ सिंक हम फाइंड करने के लिए देखिए फार्मूला हम जानते हैं, कैसे हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफिशियंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस Q2 बाई Q1 होता है। आल्सो इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक। ऑलरेडी दोनों को इक्वल अगर हम कंसीडर करें तो इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1 के, इम्प्लाइज दैट 1 एंड माइनस साइन कैंसिल्ड आउट फ्रॉम बोथ साइड, देन Q2 अपान Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 अपान T1 के। Q2 अपान Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 अपान T1, और हमको T2 की वैल्यू चाहिए, Q2 Q1 और T1 की वैल्यू पता, तो हम आसानी से T2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के आधार पे। इम्प्लाइज दैट यहाँ से कर सकते हैं T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 इंटू Q2 अपान Q1 के, ठीक। यहाँ से वैल्यू रखेंगे, यहाँ रख देंगे। इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 की वैल्यू है 400 केल्विन, माइनस हो जाएगा Q2 बाई Q1 यानी 40 बाई 100, या यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 20 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 400 माइनस 2 बाई 5, या इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से वैल्यू को। तो यहाँ से क्लियरली वैल्यू हमको मिल जाएगी T2 की, Q1 बाई Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 बाई T1 के, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ आप कंसीडर कर सकते हैं, तो वैल्यू हमको मिल जाएगी। T1 माइनस हमने कर दिया है, माइनस है नहीं,
इनटू है भैया, ठीक है, सॉरी, तभी हम कह रहे हैं। तो वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 80 आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 160 केल्विन, यानी सिंक का जो टेम्परेचर हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 160 केल्विन। अब हमको सिंक का टेम्परेचर मिल गया तो हम आसानी से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 10 द इफिशियंसी ऑफ इंजन, 10 द इफिशियंसी ऑफ इंजन इज गिवन बाई, इफिशियंसी आप निकाल लेंगे तो इफिशियंसी का फार्मूला है नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, T2 बाई T1 करेंगे 1 माइनस 160 बाई 400 इम्प्लाइज दैट इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 160 बाई 400 या इज इक्वल टू आ जाएगा 400 माइनस 160 करेंगे तो वैल्यू आएगी 240 अपॉन 400, तो ये हो जाएगी वैल्यू नीटा इज इक्वल टू होगा 3/5 या परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 60%। ये हमारा फॉर्म आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इफिशियंसी हो जाएगी हमारी 60% और सिंक का टेम्परेचर हमारा हो जाएगा 160 केल्विन। इस प्रकार से आप इफिशियंसी को फाइंड कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन जैसे कह रहा है उस प्रकार से हमको निकालना है। हम जानते हैं कार्नोट इंजन टेक्स इन 100 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से हीट को लेता है तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी Q1 की वैल्यू दी गई, Q1 इक्वल टू हो गया 100 कैलोरी एट टेम्परेचर 400 केल्विन, यानी सोर्स का टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन पे वो 100 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करती है, तो Q1 इक्वल टू हो गया 100 कैलोरी एंड T1 इक्वल टू हो जाएगा 400 केल्विन, ठीक है। आगे कह रहा है एंड गिव जब 40 कैलोरी हीट टू द सिंक, और सिंक को 40 कैलोरी हीट देता है तो हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिंक हम जानते हैं Q2 अमाउंट से डिनोट करते हैं, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा 40 कैलोरी के। एंड आगे हमको पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो T2 की वैल्यू को हमको निकालना, सिंक का टेम्परेचर निकालना, यानी T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इफिशियंसी फाइंड करनी है। वी नो दैट, हम फार्मूला जानते हैं इफिशियंसी का, इन द टर्म ऑफ हीट 1 माइनस Q2 बाई Q1 होता है, इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर 1 माइनस T2 बाई T1 होता है। वैल्यू को हम दोनों को इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर सकते हैं, इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। 1 माइनस T2 बाई T1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1, या Q2 बाई Q1 इक्वल टू T2 बाई T1 कंसीडर करेंगे, या T2 इक्वल टू लिख सकते हैं T1 इंटू Q2 बाई Q1 के, T1 की वैल्यू 400 है इंटू T2 बाई Q2 बाई Q1 40 बाई 100 हो जाएगा, वैल्यू यहाँ 20 से डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स होगा, यहाँ 5 टाइम्स होगा, वैल्यू आ जाएगी 400 इंटू 2/5 इज इक्वल टू आ जाएगा 160 केल्विन के। हमको सिंक का टेम्परेचर मिल जाएगा, सिंक का टेम्परेचर जब मिल जाएगा तो हम आसानी से इफिशियंसी फाइंड कर सकते हैं। दस द इफिशियंसी ऑफ इंजन इज गिवन बाई, इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 1 माइनस 160 बाई 400, या इम्प्लाइज दैट वैल्यू हो जाएगी 240 अपन 400, 240 डिवाइड करेंगे 40 से डिवाइड कर देंगे, 6 टाइम यहाँ होगा, यहाँ 10 टाइम्स होगा, या 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, दैट मीन्स 3/5 आ जाएगी इफिशियंसी। या इफिशियंसी परसेंट में जब निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 20 टाइम्स होगा, 20 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 60%। इस प्रकार से इफिशियंसी हमको फाइंड हो जाएगी 60%, ठीक है। या इफिशियंसी को 0.6 भी लिख सकते हैं इन द न्यूमेरिक, बट इन परसेंटेज दिस इज द 60%। देन व्हेन द Carnot engine absorb 100 calorie of heat from the source and 40 calorie of heat rejected at the sink, then the efficiency of engine is 60% and the temperature of sink is 160 Kelvin, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है Carnot engine works within the temperature 100 डिग्री C and 0 डिग्री C, यानी Carnot इंजन है जो कि टेम्परेचर लिमिट 100 डिग्री सी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कार्य करता है, ठीक। आगे कह रहे हैं इफ द वर्क डन इन साइकिल, यानी कंप्लीट साइकिल में जो वर्क डन है वो 1200 kg इंटू मीटर हो, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, तो कितने अमाउंट ऑफ हीट वो सोर्स से एक्सट्रैक्ट, यानी कहने का मतलब एब्जॉर्ब करता है, उसकी वैल्यू को हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहे हैं Carnot इंजन वर्क्स विद इन द टेम्परेचर 100 डिग्री सी एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
यानी कार्नोट्स इंजन जो हमारा है वो टेम्परेचर लिमिट 100 डिग्री सी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कार्य कर रहा है। तो हमने आपको बताया है कि जब टेम्परेचर लिमिट हमको दी गई रहे तो हमको ये बताया जाए, चाहे बताया जाए या ना बताया जाए कि सोर्स का टेम्परेचर या सिंक का टेम्परेचर है, हम आसानी से टेम्परेचर की वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को देख के हम ये क्लियर कर लेते हैं कि टेम्परेचर हमारा सोर्स का है या सिंक का। तो यहाँ दे रहा है कि एक कार्नोट्स इंजन वर्क्स विद इन द टेम्परेचर 100 डिग्री सी एंड 0 डिग्री सी, यानी 100 डिग्री सी और 0 डिग्री सी के बीच में कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है 100 डिग्री सी जिस बॉडी के, यानी कि 100 डिग्री सी जो होगा ये क्या है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर होगा, और 0 डिग्री सी ये कोल्ड बॉडी होगी। तो इसके आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि ये सोर्स का टेम्परेचर होगा और ये सिंक का टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर अधिक है वो हॉट हायर टेम्परेचर सोर्स का हायर टेम्परेचर कहा जाएगा, यानी हायर टेम्परेचर कार्नोट्स इंजन में हायर टेम्परेचर किसका है, सोर्स का है। एंड जिसका टेम्परेचर कम है वो लोअर टेम्परेचर सोर्स कहा जाएगा। तो लोअर टेम्परेचर सोर्स कौन है, सिंक है। तो इसके आधार पे हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं केवल टेम्परेचर की वैल्यू को देख के कि जिस टेम्परेचर की वैल्यू अधिक रहेगी वो हमारा सोर्स का टेम्परेचर कहा जाएगा, जिसकी वैल्यू कम रहेगी उसको हम सिंक का टेम्परेचर कंसीडर करेंगे। ठीक, तो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर दिया गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ द वर्क डन इन साइकिल इज 1200 kg इंटू मीटर, यानी यदि पूरे एक चक्रण में, यानी एक कंप्लीट साइकिल में, एक पूरे चक्कर में, एक कंप्लीट साइकिल में जो वर्क डन है वो 1200 kg इंटू मीटर हो, तो हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरीज, हमको हीट की वैल्यू ज्ञात करनी है कैलोरी में। कहाँ पे, सोर्स से, फ्रॉम द सोर्स, जो हीट एक्सट्रैक्ट करता है, जो हीट वो रिसीव करता है सोर्स से इंजन, उस हीट की वैल्यू को हमको ज्ञात करना है। किसमें, कैलोरी में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जो चीजें दी गई हैं उसको हम लिखेंगे। गिवन दैट यहाँ दिया गया है T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, 100 हो जाएगा प्लस 273 इज इक्वल टू आ जाएगा 373 केल्विन। T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री सी, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, 0 प्लस 273 वैल्यू हो जाएगी 273 केल्विन। और वर्क डन W की वैल्यू हमको दिया गया है 1200 kg इंटू मीटर, इसको हम जूल में बदलेंगे या न्यूटन इंटू मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1200 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूटन इंटू मीटर में हो जाएगा 1200 इंटू हो जाएगा 9.8 न्यूटन इंटू मीटर भी हम कह सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर होगा, या इसी को हम 1200 कह सकते हैं, 1200 जूल। ये हमारा वर्क डन हो जाएगा W की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से हम जानते हैं 10 द efficiency of engine is given by, efficiency का फार्मूला हम जानते हैं, efficiency इज इक्वल टू होता है वर्क आउटपुट अपॉन हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स, वर्क आउटपुट यानी W, नेट वर्क डन, ठीक ना, हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क यानी W अपॉन हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स यानी Q1, W अपॉन Q1 ले सकते हैं। या इफिशियंसी का फार्मूला हम ये भी जानते हैं कि फार्मूला होता है 1 माइनस T2 बाई T1, या इम्प्लाइज दैट, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हैं इसको T1 माइनस T2 अपॉन T1 के, इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट W बाई Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस T2 बाई T1 के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप कंसीडर कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से ले सकते हैं W बाई Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस T2 बाई T1 के। देखिए हम इफिशियंसी का फार्मूला जानते हैं, वर्क आउटपुट अपॉन हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स, ठीक ना, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट में टोटल वर्क डन हमको W मिलता है, इसे और हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है तो W अपॉन Q1 हो जाएगा। या हमने इफिशियंसी का फार्मूला, इफिशियंसी का एक्सप्रेशन फाइंड किया है 1 माइनस T2 बाई T1, W बाई Q1 करिए, इसी से हमको ये भी वैल्यू मिलती है, तो 1 माइनस T2 बाई T1 हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, तो इसको हम लेंगे तो T1 माइनस T2 हो जाएगा अपॉन T1 इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई Q1 के, W बाई Q1 हो जाएगा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1 के। हमको Q1 की वैल्यू यहाँ चाहिए, कह रहा है हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से जो हीट लेता है उसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी, Q1 की वैल्यू चाहिए। तो इसके आधार पर हम यहाँ से लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा, Q1 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा W इंटू T1 अपान हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो सब यहाँ देखिए इधर
इस साइड ले आएंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से ले आएंगे तो ये यहाँ से जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी W इंटू T1 अपान T1 माइनस T2 के, या इम्प्लाइज दैट Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा W इंटू T1 वैल्यू दी गई है W की 1200 इंटू 9.8 इंटू T1 की वैल्यू 373 अपान हो जाएगा 373 माइनस 273, या इम्प्लाइज दैट Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1200 इंटू 9.8 इंटू हो जाएगा 373 अपान हो जाएगा, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे 100 और 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, इम्प्लाइज दैट Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 9.8 इंटू 373। मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी, Q1 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 की वैल्यू आएगी 43864.8, ठीक है 0.8 आ जाएगा, या इम्प्लाइज दैट ये आएगा इतना जूल, ठीक है इतना जूल आएगा। कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो Q1 इज इक्वल टू कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, जूल को कैलोरी में देखिए कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 4.18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से डिवाइड कर देंगे, इम्प्लाइज दैट वैल्यू हो जाएगी 43864.8 अपान 4.18 इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 10494, यहाँ आ जाएगी वैल्यू इतना आ जाएगा कैलोरी, या इसी को अगर हम लिखें और भी सिंपल वे में तो Q1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 पे पॉइंट लगा दे 1.05 इंटू 10⁴ कैलोरी। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स। इतने अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा 1.05 इंटू 10⁵ कैलोरी। सिंपली क्वेश्चन आप देखेंगे उसके आधार पे आपको समझ में आ जाएगा हमको वैल्यू क्या निकालनी है। वैल्यू हमने देखा कि क्वेश्चन में हमको टेम्परेचर लिमिट दी गई थी, साथ साथ हमको वर्क डन फाइंड था। तो वर्क डन फाइंड था तो हमको जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर लिमिट जब हमको पता है, वर्क डन फाइंड है और हमको सोर्स की वैल्यू चाहिए, सोर्स के द्वारा ली गए एब्जॉर्ब किए गए हीट की, सोर्स से जो हीट दिया जाता है सिस्टम को उसकी वैल्यू हमको चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट Q1 की वैल्यू अगर हमको कंसीडर यहाँ Q1 की वैल्यू निकालनी थी तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि वर्क डन का फार्मूला दिया गया है। तो वर्क डन क्योंकि अगर हम इफिशियंसी निकालते तो इफिशियंसी के आधार पर हमको कहीं भी Q1 की वैल्यू मिलती नजर नहीं आ रही है, तो हम Q1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इफिशियंसी के ही फार्मूले से। जो हमको वर्क डन में इफिशियंसी का फार्मूला पता है, हम जानते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है वर्क आउटपुट अपॉन हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स, देन वर्क आउटपुट इज इक्वल टू W हो जाएगा अपॉन हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स इज इक्वल टू Q1, एंड दिस वैल्यू इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 1 - T2/T1, क्योंकि इसी को हम ओपन करते हैं तो ये वैल्यू हमको फाइंड होती है। W इज इक्वल टू होता है हमारा W की वैल्यू निकालते हैं तो W की वैल्यू होती है RT1 - T2 log V2/V1 के, और अपान Q1 की वैल्यू निकालते हैं तो RT1 log V2/V1 को, तो R log V2/V1 कैंसिल आउट होता है, T1 - T2/T1 होता है और वैल्यू हमको मिल जाती है 1 - T2/T1 के। यहाँ से देखिए तो W/Q1 की वैल्यू 1 - T2/T1 के बराबर होगी, पीछे वीडियो में हमने आपको दिखाया भी है। W/Q1 इज इक्वल टू इतना होगा, या इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से कर सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें T1 - T2 हो जाएगा अपान T1 के, या W/Q1 इज इक्वल टू इतना होगा, T1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और Q1 की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। Q1 इज इक्वल हो जाएगा W इंटू T1 अपान T1 - T2। W की वैल्यू हमको दी गई 1200, इसको जूल में बदल देंगे तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, T1 की वैल्यू 373 हो जाएगी, T1 - T2 करेंगे 373 - 273, वैल्यू आ जाएगी Q1 की 1200 इंटू 9.8 इंटू 373/100, वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 9.8 इंटू 373। Q1 की वैल्यू आ जाएगी 43864.8 जूल, और 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो हमको कैलोरी में वैल्यू मिल जाएगी 10,494 कैलोरी। या इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में लिखने पे 1 2 3 4 पॉइंट पे हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 1.05 हम कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ देखिए 4 है, 4 के बाद 9 है तो 9 को नियरली इक्वल लेंगे 1.05 इंटू 10⁴ कैलोरी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आप हल कर सकते हैं मेलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर, ए रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर। रिवर्सिबल इंजन की बात आ गई, रिवर्सिबल इंजन कौन है? कार्नोट्स इंजन है।
तो रिवर्सिबल इंजन क्या है तो हम सिंपली समझते हैं कार्नोट्स इंजन के लिए। ए रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर हुज डिफरेंस इज 100 डिग्री सी। यानी एक रिवर्सिबल इंजन है, यानी एक कार्नोट्स इंजन है जो कि वर्क करता है टू टेम्परेचर यानी दो ताप सीमाओं के अंतर्गत, दो तापों के बीच में कार्य करता है, टेम्परेचर्स के बीच में कार्य करता है, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस, जिसका तापांतर हमको दिया गया है 100 डिग्री सी। यानी यदि हम माने कि ये इंजन, ए रिवर्सिबल इंजन इज वर्क बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट T1 एंड T2, देन देयर टेम्परेचर डिफरेंस यानी T1 माइनस T2 की वैल्यू हमको दी गई 100 डिग्री सी। यानी यदि कोई सिस्टम या कोई इंजन हम कंसीडर करें जो कि T1 और T2 टेम्परेचर लिमिट में कार्य करता है, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस हमको पता है T1 माइनस T2 की वैल्यू हमको दी गई 100 डिग्री सी। आगे कह रहा है इफ इट एब्जॉर्ब 746 यानी 746 जूल 746 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एंड गिव्स 546 जूल ऑफ हीट टू द सिंक, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। यानी कह रहा है कि एक रिवर्सिबल इंजन है जो कि दो ताप सीमाओं के बीच में, दो तापांतर के बीच, दो तापों के बीच में कार्य करता है, जिनके बीच का तापांतर हमारा क्या है 100 डिग्री सी है। कह रहा है यदि यह इंजन, रिवर्सिबल इंजन 746 जूल हीट सोर्स से एब्जॉर्ब करता है और 546 जूल हीट सिंक पे रिजेक्ट कर देता है, तब इस रिवर्सिबल इंजन के सोर्स और सिंक का टेम्परेचर बताइए कि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर कितना होगा। यानी सोर्स का टेम्परेचर यानी कहने का मतलब है T1 की वैल्यू कितनी होगी, सिंक का टेम्परेचर यानी T2 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है। और वैल्यू हमको Q2 और Q1 की, यानी सोर्स पे 746 जूल हीट एब्जॉर्ब करता है, सिंक पे 546 यानी 546 जूल हीट रिजेक्ट कर देता है। यानी कि Q1 और Q2 की वैल्यू हमको दी गई है, T1 और T2 की वैल्यू हमको निकालनी है, साथ साथ हमको टेम्परेचर डिफरेंस भी दिया गया है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमको दी गई उसको हम लिखते हैं। गिवन दैट T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सी इज इक्वल टू, हम इसको 100 केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक ना, इज इक्वल टू हम इसको 100 केल्विन भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि T1 माइनस T2 यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में इक्विवेलेंट होता है, ठीक ना। इसलिए डिग्री सेंटीग्रेड को हम टेम्परेचर डिफरेंस जब रहेगा तभी, टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तभी हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन के इक्विवेलेंट लिखेंगे। ऐसा नहीं कि T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सी है तो हम उसको 100 केल्विन मान लेंगे, ऐसा नहीं। जब टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, तापांतर रहेगा, तो हम आसानी से वैल्यू को, यानी जब टेम्परेचर डिफरेंस यानी कहने का मतलब है एक टेम्परेचर में से दूसरे टेम्परेचर को घटाएंगे, टेम्परेचर डिफरेंस की बात रहेगी, तो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, तापांतर के लिए डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू केल्विन के इक्विवेलेंट होती है। तो 100 डिग्री सी को हम 100 केल्विन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। T1 माइनस T2 की वैल्यू दी गई है। आगे हमको और क्या दिया है? इफ इट एब्जॉर्ब 746 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स, तो सोर्स से जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम Q1 से डिनोट करते हैं। Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 746 जूल, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है? एंड गिव्ड 546 जूल टू द सिंक, और सिंक को 546 यानी 546 जूल हीट देता है, यानी रिजेक्ट करता है सिंक पे कितना, 546 जूल हीट रिजेक्ट करता है। तो हीट जो रिजेक्ट होगा उसकी वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं? Q2 से। Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 546 जूल, ठीक है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। T1 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है और T2 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। T1 और T2 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ये वैल्यूज हमको दी गई है, इन्हीं के उपयोग के द्वारा हमको T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम एफिशिएंसी का फार्मूला जानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे नाउ द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, नाउ द एफिशिएंसी नीटा इज गिवन बाय, एफिशिएंसी की वैल्यू हमको दी गई है, नीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1 होता है, या इसी के इफिशियंसी की वैल्यू 1 माइनस T2 बाई T1 के इक्विवेलेंट होती है, ये भी हम जानते हैं, ठीक। या इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1। इफिशियंसी निकाल लेंगे पहले, उसके आधार पे भी हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 है। 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं T1 माइनस T2 बाई T1, ठीक ना। या इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई T1 है,
T1 माइनस T2 बाई T1 के, या इम्प्लाइज दैट 1 माइनस हो जाएगा Q2 बाई Q1 यानी 546 बट्टे हो जाएगा 746 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 यानी 100 अपॉन T1 होगा। इम्प्लाइज दैट वैल्यू आ जाएगी 746 माइनस 546 अपॉन 746 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई T1, या इम्प्लाइज दैट हमको T1 की वैल्यू ही चाहिए, ठीक, या इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 200 बाई 746 इज इक्वल टू 100 बाई T1, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा T1 इधर कर देंगे, इसको इधर यहाँ ले जाएंगे, या ऐसे कर सकते हैं 200 बाई 746 इज इक्वल टू T1, यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं T1 बाई 100 इज इक्वल टू 746 अपॉन 200, या इम्प्लाइज दैट T1 इज इक्वल टू कर सकते हैं 746 इंटू 100 बाई 200, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ डिवाइड कर देंगे 746 को, तो हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 373 केल्विन, T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 373 केल्विन। देन इम्प्लाइज दैट यहाँ से कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट सिंस T1 की वैल्यू हमको मिल गई, T2 की निकालनी है, सिंस हम जानते हैं इम्प्लाइज दैट T1 माइनस T2 इज इक्वल टू होता है 100 केल्विन, इतना 100 केल्विन होता है। इम्प्लाइज दैट T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 373 माइनस T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 केल्विन, या इम्प्लाइज दैट कर सकते हैं आप T2 को उधर कर देंगे, 373 माइनस 100 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा, T2 के, या इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 273 केल्विन, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 273 केल्विन। ये हो जाएगा सिंक और सोर्स का टेम्परेचर। सिंक का टेम्परेचर हो जाएगा 373 केल्विन और सोर्स का टेम्परेचर हो जाएगा 373 केल्विन, सिंक का टेम्परेचर हो जाएगा 273 केल्विन। इसके आधार पर हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी बना सकते हैं, 373 माइनस 100 कर देंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, या इज इक्वल टू इसी को हम लिख सकते हैं 100 डिग्री C, ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 डिग्री C, ठीक। 273 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदल जाएगा। T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से हमको T1 और T2 की वैल्यू चाहिए थी, आसानी से मिल जाएगी, ठीक। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, एक फार्मूला हम दूसरा भी लगा सकते हैं, दूसरे फार्मूले से भी देखेंगे। सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद दूसरा फार्मूला आपको बताते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया था कि एक रिवर्सिबल इंजन है, ये रिवर्सिबल इंजन यानी कार्नोट्स इंजन है जो कि 2 टेम्परेचर लिमिट यानी 2 टेम्परेचर्स के बीच में वर्क करता है, जिसका डिफरेंस है, जिनका डिफरेंस यानी 2 टेम्परेचर्स के बीच में कार्य करता है, उनके बीच का अंतर कितना है वो 100 डिग्री C हमको दिया गया है। और रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन 2 टेम्परेचर हुज डिफरेंस इज 100 डिग्री C, ठीक है। इफ इट एब्जॉर्ब 746 यानी कह रहा है कि यदि 746 जूल हीट वो एब्जॉर्ब करता है सोर्स से और 546 जूल हीट वो रिजेक्ट करता है सिंक से, तो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर कितना होगा, इसकी वैल्यू ज्ञात करिए। जो वैल्यूज दी गई हैं पहले उसको हम लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया है, हम मान लेते हैं कि वो रिवर्सिबल इंजन T1 और T2 टेम्परेचर लिमिट में कार्य करता है, तो उनके बीच का डिफरेंस T1 माइनस T2 इक्वल हो जाएगा 100 डिग्री C। तो डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 इक्वल हो जाएगा 100 केल्विन के, या Q1 इज इक्वल टू amount of heat absorbed from the source is denoted by Q1 हमने लिया, Q1 is equal to यहाँ दिया गया 746 जूल, and amount of heat rejected at the sink is noted from the Q2, then Q2 is equal to here given the 546 joule, then T1 and T2 is also calculated, इसकी वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना। नाउ द इफिशियंसी ऑफ इंजन इज गिवन बाय, वी नो दैट इफिशियंसी ऑफ इंजन in the term of heat is equal to होता है 1 minus Q2 by Q1, and also we know that 1 minus Q2 by Q1 is just equal to the 1 minus T2 by T1, then 1 minus Q2 by Q1 is equal to 1 minus T2 by T1 होगा, या 1 minus Q2 by Q1 इसको लेंगे T1 minus T2 by T1 कंसीडर कर सकते हैं, या T1 minus T2 by T1 की वैल्यू हमको यहाँ T1 minus T2 की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, रख देंगे 1 minus 546 upon 746 इंटू हो जाएगा T1 minus T2 की वैल्यू 100 है अपॉन T1 हो जाएगा। T1 की वैल्यू आसानी से यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, T1 की वैल्यू मिल जाएगी तो T1 minus T2 में वैल्यू रखें हम आसानी से T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर हमको मिल जाएगा। केल्विन में मिलेगा 373 केल्विन सोर्स का टेम्परेचर, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा सोर्स का टेम्परेचर, और 273 केल्विन होगा सिंक का टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा सिंक का टेम्परेचर, ठीक है। इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस हम जानते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस Q2 बाई Q1 के, ठीक।
Q2 और Q1 की वैल्यू दी गई, इसकी सहायता से हम पहले इफिशियंसी निकाल लेंगे। जब इफिशियंसी मिल जाएगा तो इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस T2/T1। इफिशियंसी, इसकी सहायता से इफिशियंसी मिल जाएगी, इफिशियंसी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस T2/T1। इफिशियंसी हो जाएगा 1 माइनस T2/T1, T1 में इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा T1 माइनस T2/T1 इज इक्वल टू नीटा। नीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी इसकी सहायता से, नीटा की वैल्यू रखे रहेंगे। T1 माइनस T2 की वैल्यू आप जानते ही हैं, T1 की वैल्यू निकाल के T1 इधर कर लेंगे, नीटा की वैल्यू T1 माइनस T2 में यानी 100 में 0.268 से भाग करते थे तो वैल्यू हमको ये मिल जाती। ठीक है, आसानी से हमको ये वैल्यू फाइंड हो जाती। तो इस प्रकार से T1 की वैल्यू हमको मिल जाती है 373 केल्विन। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, और दूसरे मेथड से पहले इफिशियंसी निकाल लीजिए, फिर डायरेक्टली वैल्यू इसकी फाइंड कर सकते हैं। इफिशियंसी निकाल के यहाँ इफिशियंसी लिखें इज इक्वल टू इतना, इफिशियंसी की वैल्यू होगी 0.268 शायद आएगा इसका, 0.268 यहाँ रखते, इफिशियंसी इतनी होगी, फिर मल्टीप्लाई करके T1 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, तो दूसरे मेथड के आधार पर भी हम आपको यहाँ इसको बता सकते हैं। दूसरे मेथड से अगर हमको करना हो तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए, हम इफिशियंसी जानते हैं, इफिशियंसी होता है 1 माइनस Q2/Q1 के, 1 माइनस Q2/Q1, 1 माइनस Q2/Q1 यानी 546/746 इज इक्वल टू हो जाएगा 200/746 इज इक्वल टू होगा 0.268। ठीक ना, इफिशियंसी आ गई, इम्प्लाइज दैट हम जानते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस T2/T1, यहाँ लिख सकते हैं 0.268 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 या इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2/T1 की, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा T1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 की वैल्यू हो जाएगी 100/0.268 या इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 373 केल्विन के। T1 इज इक्वल टू 373 केल्विन आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट T1 माइनस T2 में वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं, या यहाँ भी रख के निकाल सकते हैं आप आसानी से, वैल्यू रख के निकाल लेंगे। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आप जानते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 100 है, इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस 100 यानी T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 373 माइनस 100 यानी 273 केल्विन। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, यानी यहाँ के बाद, यहाँ से इसके बाद हम ये डायरेक्टली प्रोसेस लिख सकते हैं, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1 इतना आ जाएगा, और इसी की वैल्यू रख के T2/T1 के स्थान पे ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये भी हमको, ये इस तरीके से भी हम दूसरे प्रकार से, इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। ये दूसरा तरीका आपका है, चाहे ऐसे आप निकाल सकते हैं या कंप्लीट वे में इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, हमने आपको इसको बताया। ठीक है, सिंपली इस प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या चीज़ें दी गई हैं, किस चीज़ को पूछ रहा है, आसानी से हम स्टेप बाय स्टेप फार्मूले का इस्तेमाल करते जाएंगे और आंसर हमको प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कार्नोट्स इंजन हैज द सेम एफिशिएंसी बिटवीन 1000 केल्विन एंड 500 केल्विन एंड बिटवीन x केल्विन एंड 1000 केल्विन, ब्रैकेट में दिया दिस बीइंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक इन दिस केस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कार्नोट्स इंजन, यानी एक कार्नोट्स इंजन है, हैज द सेम एफिशिएंसी यानी समान क्षमता रखता है, बिटवीन यानी जब वो कार्य करता है 1000 केल्विन और 500 केल्विन के बीच में, यानी एक कार्नोट्स इंजन है जिसकी क्षमता, जिसकी इफिशियंसी क्या है, समान है, यानी एक समान है, इक्वल है, व्हेन द इंजन इज वर्किंग बिटवीन 1000 केल्विन एंड 500 केल्विन एंड वर्किंग बिटवीन x केल्विन एंड 1000 केल्विन। यानी एक कार्नोट्स इंजन है, जब वो टेम्परेचर लिमिट 1000 केल्विन और 500 केल्विन के बीच में कार्य करता है तो जो उसकी इफिशियंसी है वही इफिशियंसी उसकी तब भी होती है जब वो x केल्विन और 1000 केल्विन के बीच में कार्य करता है। तो आगे आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, तो इसी x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है कि इस x की क्या वैल्यू होगी, यानी किस टेम्परेचर लिमिट में कार्य करेगा कि उसकी इफिशियंसी 1000 केल्विन और 500 केल्विन के बीच में कार्य करने वाली इफिशियंसी के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि कार्नोट्स इंजन जब इस टेम्परेचर लिमिट में कार्य करता है, जो उसकी इफिशियंसी है वही उसकी इफिशियंसी होती है जब वो इस टेम्परेचर लिमिट के अंतर्गत कार्य करता है। तो इस कंडीशन को यूज करके हमको x की वैल्यू चाहिए, x का मान चाहिए। अब यहाँ जैसे हमारे मन में बात आएगी कि कैसे x केल्विन है 1000 केल्विन, यहाँ तो हम क्लियरली कर लेंगे कि 1000 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड 500 केल्विन इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, बट इन दिस केस
हियर यहाँ x केल्विन एंड 1000 केल्विन है, तो x केल्विन को सोर्स मानेंगे किसको, तो इसलिए इसी के लिए क्वेश्चन में पहले से आपको दे रखा है कि दिस बीइंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक इन दिस केस, यानी 1000 केल्विन जो वहां पे सोर्स का टेम्परेचर है फर्स्ट केस में, वो सेकंड केस में 1000 केल्विन सिंक का टेम्परेचर है। इसलिए लिख रहा है यहाँ पे दिस बीइंग द टेम्परेचर 1000 केल्विन के आगे ब्रैकेट में लिख रहा है कि दिस बीइंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक इन दिस केस, ये इस केस में सिंक का टेम्परेचर होगा, यानी कि 1000 केल्विन सिंक के टेम्परेचर का कार्य करेगा, यानी x केल्विन किसका होगा, सोर्स का टेम्परेचर होगा। तो सोर्स के टेम्परेचर की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, यानी जब एक इंजन की क्षमता क्या हो, समान हो दो ताप सीमाओं के बीच में, दोनों ताप सीमाओं को दिया गया है 1000 केल्विन और 500 केल्विन के बीच में जब वर्क करता है, जो इफिशियंसी होती है वही इफिशियंसी उसकी x केल्विन और 1000 केल्विन पे होती है। तो इसी इफिशियंसी को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से x केल्विन और 1000 केल्विन के बीच में होती है जो इफिशियंसी, वही उसमें भी होती है 1000 केल्विन और 500 केल्विन के बीच में। तो x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, यानी टेम्परेचर ऑफ सोर्स हमको फाइंड करना है, क्योंकि 1000 केल्विन को ऑलरेडी यहाँ दे रखा है कि ये सिंक का टेम्परेचर है। ठीक, तो सबसे पहले जो वैल्यूज दी गई हैं उसको हम लिखेंगे और फार्मूले को लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस में हम इफिशियंसी निकाल लेंगे, फिर सेकंड केस में इफिशियंसी निकालेंगे, फिर दोनों के वैल्यू को इक्वल कर देंगे। फार्मूला ही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में इफिशियंसी निकालिए, फिर सेकंड इंजन की निकालिए, फिर दोनों की इफिशियंसी को बराबर कर दीजिए, एक वैल्यू आपको मिल जाएगी जिसकी वैल्यू आपको चाहिए। आसानी से लिख सकते हैं द इफिशियंसी ऑफ इंजन, द इफिशियंसी नीटा, द इफिशियंसी ऑफ इंजन हम सबसे पहले जानते हैं, द इफिशियंसी नीटा ऑफ कार्नोट्स इंजन इज गिवन बाय, कार्नोट्स इंजन की इफिशियंसी का फार्मूला हम जानते हैं, नीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 बाई T1 के, 1 माइनस T2 बाई T1 होता है। इसी के आधार पे हम यहाँ से फर्स्ट केस और सेकंड केस में यहाँ लिखेंगे, इन द फर्स्ट केस में T1 इज इक्वल टू कितना है 1000 केल्विन और T2 इज इक्वल टू है 500 केल्विन। देन तब हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस है इसलिए नीटा 1 मानेंगे, 1 माइनस T2 बाई T1 यानी 500 बाई 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा 500 बाई 1000 इम्प्लाइज दैट 1/2। फर्स्ट केस के लिए आ गया। इसी प्रकार से सेकंड केस में आप निकाल सकते हैं। इन द सेकंड केस T1 इज इक्वल टू दिया गया है x केल्विन एंड T2 इज इक्वल टू दिया गया 1000 केल्विन। तो यहाँ से देन नीटा 2 सेकेंड केस में इफिशियंसी निकालेंगे, 1 माइनस T2 बाई T1 यानी 1000 बाई x हो जाएगा, 1 माइनस 1000 बाई x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं आप ऐसे भी, या डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ रखते हैं 1 माइनस 1000 बाई x के। ठीक, अब यहाँ से जानते हैं सेकेंड केस में जो वैल्यू हमको मिली, सेकेंड केस के में जो वैल्यू हमको फाइंड हुई, हम जानते हैं कि इफिशियंसी क्या है, सेम है। तो यहाँ हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, बट यहाँ देख लेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं बट द इफिशियंसी ऑफ, या बट द इंजन has same efficiency in both cases, then नीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा नीटा 2 के, इम्प्लाइज दैट नीटा 1 इज इक्वल टू नीटा 2 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1 की वैल्यू हमको पता ही है, 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1000 बाई x, या इम्प्लाइज दैट इसको इधर कर देंगे 1000 बाई x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 1000 बाई x इज इक्वल टू 1/2, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा
2000 इज इक्वल टू एक्स, या इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2000। ये हो जाएगा, एक्स केल्विन था तो 2000 केल्विन वैल्यू हमको यहाँ से एक्स की मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2000 केल्विन की। इस प्रकार से हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सिंस द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन इज गिवन बाय, फार्मूला जानते हैं एटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 बाई T1 के। इन द फर्स्ट केस T1 की वैल्यू हमको पता है 1000 केल्विन एंड T2 इज इक्वल टू 500 केल्विन। देन अप्लाइंग दिस वैल्यू, यूजिंग दिस वैल्यू 1 माइनस 500 बाई 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के। इन द सेकंड केस T1 इज इक्वल टू x केल्विन एंड T2 इज इक्वल टू 1000 केल्विन। देन efficiency of efficiency in the second case neta 2 is equal to 1 minus 1000 by x, yeah, but the engine has the same efficiency in both cases, then neta 1 is equal to neta 2 होगा, that means 1/2 is equal to 1 minus 1000 by x, implies that 1000 by x is equal to हो जाएगा 1 minus 1/2 के, या 1000 by x is equal to 1/2, या x is equal to आ जाएगा 2000 केल्विन के। ये वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड हो जाएगी, x is equal to 2000 केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ द x इन दिस केस। ठीक है, इस प्रकार से हम न्यूमेरिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन के आधार पे हमने फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया और वैल्यू हमने आसानी से प्राप्त किया। जो क्वेश्चन कह रहा है उस प्रकार से आप यूज करते जाएंगे, आसानी से वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से आप कार्नोट्स रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें बताया, क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दी गई है और किस फार्मूले का यूज हम करेंगे कि हमको आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। उस प्रकार से आप आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। पीछे के वीडियो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे उसके आधार पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पे न्यूमेरिकली प्रॉब्लम जो हमने आपको बताया आप आसानी से फार्मूले का इस्तेमाल कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन में किस वैल्यू को दिया गया है और किस वैल्यू को हमको प्राप्त करना है। इस प्रकार के हमने 4 न्यूमेरिकल आपको बताया। कुछ न्यूमेरिकली प्रॉब्लम और भी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।